वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी से चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बच्चे का यहाँ पे एक कमेंट आया है, कमेंट को जरा देख लेना। मैं आप 5 मिनट लेट आते हो, 5 मिनट 6 मिनट की प्रेयर करते हो, क्लास 45 मिनट्स की होती है। एक बार उस बच्चे को बोलूंगी बेटा क्लास पे जाकर ड्यूरेशन देख लेना जरा, और फिर इस तरह के कमेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, और अगर प्रेयर करने में इतनी दिक्कत है तो आप अपनी क्लास का टाइम ये समझो, प्रेयर मत करो, कोई बात नहीं, मत करो प्रेयर। अगर प्रेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम फ्रेज रीअरेंजमेंट का लेवल 2 करने वाले हैं। अच्छा, दो तरह के फ्रेज रीअरेंजमेंट आपके मेंस के एग्जामिनेशंस में आते हैं। पहले आपको बता देती हूँ, एक तो नॉर्मल वाला फ्रेज रीअरेंजमेंट आता है प्री और मेंस में, दोनों में। प्री में थोड़ा इजी सेंटेंस आता है, मेंस में थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस आता है, जो कि हमने कल की क्लास में किया था, जिसको हम लेवल 1 बोल रहे हैं। लेवल 2 में क्या होता है, आपका जो फ्रेज रीअरेंजमेंट आता है वो आपके फिलर्स के क्वेश्चंस के साथ आता है। तो उसमें एक फिलर भी होता है, उस फिलर को भी फिल करना होता है, और फिर फिलर को फिल करने के बाद बाकी के सेंटेंसेस को अरेंज भी करना होता है। ये होता है लेवल 2 में। लेवल 3 में क्या होता है, आपका फ्रेज रीअरेंजमेंट जो होता है वो आपका पैराजंबल के साथ आता है। तो पैराजंबल होता है, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि जम्बल्ड अप होते हैं, उनको अरेंज करना होता है, फिर उसके बाद पैराजंबल करना होता है। तो आज हम ये लेवल 2 कर रहे हैं, और परसों की क्लास में दैट इज थर्सडे को हम लेवल 3 करेंगे। मंडे को हमने लेवल 1 कर लिया था। तो ऐसे करके फ्रेज रीअरेंजमेंट में हमारा बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा। तो एक बार मैं स्क्रीन अपलोड फाइल अपलोड कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है सभी को ये वाला क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन विजिबल टू यू? तो बेसिकली करना क्या है, इसको तो फिल करना है, और फिर क्या करना है, फिर रीअरेंजमेंट करना है। ये बात समझ में आई? अब हम इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, हम इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि हम पहले फिलर वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर सोचते हैं रीअरेंजमेंट करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, फिलर वाला क्वेश्चन हम पहले कर पाते हैं, बहुत बार होता है हम रीअरेंजमेंट पहले कर पाते हैं। तो हमें बेसिकली दोनों को ट्राई करना होता है पहले अटेम्प्ट में, कि हम क्या पहले कर पा रहे हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कौन सी चीज हम कर पा रहे हैं। चलो, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। फोस्टर्स इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को फोस्टर मींस प्रोटेक्ट करता है, रेजिलियंस मींस स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करता है, एंड साइकोलॉजिकल कुछ, एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव मींस फेवरेबल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मींस ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, फेवरेबल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। वेल बीइंग अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में वेल बीइंग मींस उनकी हेल्थ। नर्चरिंग, आप एक नर्चर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्टिव। अच्छा, सपोर्टिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव और एक फेवरेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट। तो एक मुझे जो कॉम्बिनेशन लग रहा है वो डी और डी का लग रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। दी होलिस्टिक इंटीग्रेशन, अगर हम ओवरऑल सबको लेके आ जाए, माइंडफुल प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस अवेयरनेस की प्रैक्टिसेस करें। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, फिर एंड लिखा हुआ है। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, फोस्टर्स नहीं आ सकता, लेकिन अगर ये नाउन है तो कॉमा के बाद भी नाउन आना चाहिए, तो फोस्टर्स नहीं आ सकता, ये तो वर्ब है। तो ई और ए का पेयर तो नहीं है। जो बच्चे बार बार कह रहे हैं कि ई और ए का पेयर लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा ई और ए का पेयर। चलो अब इस बेसिस पे क्या करने की कोशिश करते हैं, इस बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया था, हमने कॉम्बिनेशन बनाया था डी और बी का, डी और बी का कॉम्बिनेशन बनाया था। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको चेक किया, ई सी ए डी डी को सबसे पहले हमने चेक किया। चलो देखते हैं क्या निकलता है। दी होलिस्टिक इंटीग्रेशन, अगर हम साथ में लेके आए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस को, अभी यहाँ पे कुछ आएगा। फोस्टर्स इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेंथ देगा, साइकोलॉजिकल वेलबींग को लेके आएगा स्टूडेंट्स के बीच में, एक सपोर्टिव और कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेगा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मैच कर जाए, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ए ई सी डी बी को। फोस्टर्स, ए से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, तो वर्ब है, वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, अनलेस एंड अनटिल इंपेरेटिव सेंटेंस ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मुझे समझ में बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, इसमें बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। तो अब मुझे क्या समझ में आया, अब मुझे समझ में आया कि ई सी ए डी डी बना। अब मुझे सी वाले को आइडेंटिफाई करना है, क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, ई के बाद आना चाहिए। तो हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को साथ में लेके आए, ई के बाद वाला चाहिए मुझे। मैं दोबारा समझाऊंगी, लोगों को नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, मैं दोबारा समझाऊंगी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को लेके आना है, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, चलो मेंटल हेल्थ एजुकेशन को लेके आना है, थेराप्यूटिक रिसोर्सेज को एक्सेसिबल भी जो बच्चे ला सके। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बच्चे जो क्या कर सके, एक तरीके से अपने आप को हील कर सके, अपने आप को अच्छा कर सके। तो इन प्रैक्टिसेस को लेके आना है, इस एजुकेशन को लेके आना है, इस रिसोर्सेज को लेके आना है। चलो ये तो लग रहा है। भी देखते हैं एग्रीकल्चर कहां से आ गया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तो बात ही नहीं कर रहे थे हम, तो बच्चों के सिलेबस में इन सब चीजों को लाने की बात कर रहे थे। पॉलिटिकल चेंजेस लेके आने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ सकता। तो आंसर इज व्हाट, ओनली ए। समझ आया? एक बार फिर से समझता है। तो इसमें हम डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते,
क्यों डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते? क्योंकि अब मुझे नहीं पता आगे पीछे वाला पार्ट कौन सा है, तो इसलिए हमने इसको पहले क्या किया, अरेंज करने की कोशिश करी। तो जब हमने इसको अरेंज करने की कोशिश करी तो हमको ये पता चला कि नर्चरिंग अ सपोर्टिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो हमें पता चला डी और बी का पेयर है, डी और बी का पेयर है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बाकी के बचे ये दोनों ऑप्शंस। फिर हमने चेक किया कि ए से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, कोई सब्जेक्ट आता है, तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब आंसर क्या निकला, डी। अब डी आंसर निकला, इसका मतलब सी से पहले ई आएगा, तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, कॉमा है तो कॉमा के बाद कोई नाउन आएगा, फिर एंड लग के कोई नाउन आएगा, ऐसे करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए सी में। तो इसका मतलब क्या है, सी में क्या आएगा, मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। क्लियर हुआ सभी को? नर्चर का मीनिंग होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, रेजिलियंस मींस स्ट्रेंथ। अभी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, डोंट वरी, बट जैसे जैसे पैटर्न का यूज्ड हो जाओगे आपको इजी लगने लग जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने कल परसों ही पढ़ाया था ग्रामर ग्रंथ की क्लास में। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर आपने किसी को दिया, कोई रिक्वेस्ट किया, कोई सजेशन दिया, कोई एडवाइस दिया, कोई प्रपोजल दिया, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। शट द डोर, ब्रिंग अ बुक, तो दिस सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब। चलो अगला ऑर्डर ट्राई करते हैं। पहले अरेंज ही कर लो, फिर उसके बाद फिल करना। मुझे कोई भी पेयर ढूंढ के बताओ, कोई एक पेयर समझ में आ रहा है? कोई भी एक पेयर ढूंढ के बताओ। कोई एक पेयर ढूंढ के बता दो, एक पेयर मिल जाएगा, उसके बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेना। दी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव मींस ओवरऑल सबको साथ में, इंटीग्रेशन भी साथ में लेके आए। क्लाइमेट चेंज अडैप्शन स्ट्रैटेजीज, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको अपने आप को जो हम ढाल रहे हैं उन स्ट्रैटेजीज का। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स, जो डिजास्टर को कम करने वाले कदम है उनका। कम्युनिटी रेजिलियंस बिल्डिंग, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कदम। वल्नरेबिलिटीज, कमजोरियां एंड इनहैंस, और हम बढ़ाएं। सोसाइटल प्रिपेयरनेस, की सोसाइटी उस चीज के लिए तैयार हो, उसको हम बढ़ाएं। कॉन्स्टिट्यूट्स, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रोएक्टिव अप्रोच, हम पहले से कोई अप्रोच करें टू मिटिगेट, कि हम कम कर सकें इन्वायरमेंटल की चीजों। चलो अब कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि ये वाला पेयर समझ में आ रहा था, टू मिटिगेट इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज एंड इनहैंस, ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। तो टू मिटिगेट, मिटिगेट मींस कम करना, जितनी कमजोरियां हैं उनको कम करो और बढ़ा दो तैयारी को, कमजोरियों को कम करो और तैयारी को इनहैंस कर दो, बढ़ा दो। क्या डी और सी का पेयर सभी को क्लियर था? क्या सभी को डी और सी का पेयर क्लियर था? मैम डी और बी कर दिया। मिटिगेट इन्वायरमेंटल डिजास्टर रिस्क, इन्वायरमेंटल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स, मतलब इन्वायरमेंटल में डिजास्टर को कम करने के जो कदम है उनको कम कर दो। मतलब महापापी का वर्ड देना चाहूंगी आज मैं डी और डी वाले बच्चों को, वो कह रहे हैं कि रिस्क को झेलने के जो तुम कदम उठाते हो उन कदमों को कम कर दो, मतलब रिस्क को मैनेज ही मत करो, रिस्क को कम मत करो। डी और बी वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, मिटिगेट मींस रिड्यूस, रिड्यूस कर दो रिस्क को कम करने वाले कदमों को, कम करने वाले कदमों को रिड्यूस नहीं करना बेटा, बढ़ाना है, रिस्क कम करना है, रिस्क रिडक्शन बढ़ाना है। चलो डी और सी का पेयर बना, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चलो अभी भी 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं। पहले मुझे बताओ, अच्छा ई तो हमें आइडेंटिफाई करना है, इसको ट्राई करते हैं, ए बी डी सी ई को ट्राई करते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, हम साथ में ले आए क्लाइमेट को ढालने वाली स्ट्रैटेजीज को। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स, डिजास्टर के कम करने वाले कदमों को। एंड कम्युनिटी रेजिलियंस बिल्डिंग, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले कदमों को। कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉमा के बाद कॉन्स्टिट्यूट्स आ सकता है क्या? कॉमा के बाद कॉन्स्टिट्यूट्स आ सकता है क्या? कॉमा कॉमा एंड होगा, या फिर 2 कॉमा के बीच में कोई बात दे रखी होगी, तो ये तो गलत हो गया। चलो इसको ट्राई करते हैं। ई तो भी मुझे नहीं पता क्या होगा, बी ए को करते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स एंड कम्युनिटी दा, क्या बी और ए का कोई पेयर है? एंड कम्युनिटी दा, दा जो होता है वो नाउन से पहले आता है, नाउन के बाद नहीं आता कभी दा, कम्युनिटी दा नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो इसको ट्राई करते हैं, ए ई बी डी सी को। द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन, हम सबको साथ में लेके आए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को, अभी यहाँ पे नहीं पता क्या आएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स को और कम्युनिटी रेजिलियंस बिल्डिंग को। अगर हम सबको साथ में लेके आते हैं तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूट करता है। अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे जो हम ई को लिखेंगे वहां पे एक और कॉमा हो, तो कॉमा कॉमा के बीच की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अभी ई बीच में आ गया, तो हमें पता नहीं ई में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से कॉमा ठीक हो जाए, तो अभी हमें नहीं पता ई में क्या आएगा, बट चलो आगे बढ़ते हैं। डी, ये जो है प्रोएक्टिव अप्रोच है इन्वायरमेंटल कमजोरियों से लड़ने की और प्रिपेयरनेस को बढ़ाने की, तो अभी तो सही लग रहा है। चलो अभी बार ई को देखते हैं, ई में क्या क्या आ सकता है। ई से पहले क्या आ रहा था, अभी डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा भी समझाऊंगी। ई से पहले क्या लिखा हुआ था इसमें, ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज। अब इसके बाद बताना क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज। क्लाइमेट चेंज को कैसे अडेप्ट करेंगे हम, सरकार की पॉलिसी बनाए उसके थ्रू, सरकार कोई पॉलिसी बनाए उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को हम कर सकते हैं। चलो अलोंगसाइड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स, कल्चर को प्रोटेक्ट करें, जब हम कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट करने की तो बात हो ही नहीं थी, इसका मतलब बी तो नहीं हो सकता। चलो अगला देखते हैं। विद रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एम्ब्रेसिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अपनाएं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कदमों को उठाएं और कम्युनिटी रेजिलियंस बिल्डिंग को लेके आए। अगर हम इन सब चीजों को करते हैं तो क्या होगा, एक बहुत ही अच्छी अप्रोच होगी एनवायरमेंटल कमजोरियों से लड़ने की और प्रिपेयरनेस को बढ़ाने की। तो ए और सी दोनों लग रहे हैं, ए और सी दोनों लग रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज, कुछ गड़बड़ करी हमने, ए और सी दोनों तो नहीं है आंसर, या तो ए है या सी है।
चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज थ्रू गवर्नमेंटल पॉलिसी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आए उसके थ्रू क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को हम इंटीग्रेट करें। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया एक्चुअली, ये जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। क्यों ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया? क्योंकि हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में या पॉलिसीज खराब है ऐसा कुछ बोला तो है ही नहीं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस लाने से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, इस चीज को नहीं निकाल सकते, इसकी वजह से दिस बिकम्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? ओनली। चलो एक बार फिर से समझते हैं, डोंट वरी, एक बार फिर से समझते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, फ्रेज रीअरेंजमेंट तो बहुत इजी है, लेकिन जब बीच का हिस्सा ही गायब हो तो फ्रेज रीअरेंजमेंट करना सबसे मुश्किल है। फ्रेज रीअरेंजमेंट वैसे बहुत इजी है, लेकिन बीच का एक पार्ट ही गायब हो तो कैसे करोगे, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। चलो एक बार फिर से करते हैं। हमने क्या किया, इसको पढ़ा, द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, क्लाइमेट चेंज से अपने आप को ढालने की जो स्ट्रेटजीज है उनको मिलाना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स को मिलाना और कम्युनिटी रेसिलियंस बिल्डिंग करना, वल्नरेबिलिटीज जो कमजोरियां हैं सोसाइटी की तैयारी जो है उसको बढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूट करता है एक प्रोएक्टिव अप्रोच एनवायरमेंटल किसी चीज को कम करने के। ये तो क्लियर था, डी और सी का पेयर, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था। डी और सी के पेयर में टू मिटिगेट एंड एनहांस, टू का पैरेललिज्म था, कमजोरियों को कम करना है और तैयारी को बढ़ाना है, तो डी और सी के पेयर में तो कोई डाउट नहीं था, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए थे। अब इसके बाद अगली बात ये समझ में आ रही थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट इंटीग्रेशन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, उस केस में क्या होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूट्स है इसका सब्जेक्ट कौन है, ये इंटीग्रेशन है। चलो अब सब्जेक्ट को इंटीग्रेशन बनाना है, इसका मतलब इसके आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी। अगर सब्जेक्ट को इंटीग्रेशन को सब्जेक्ट बनाना है इसका मतलब क्या है, इसके आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। इसका मतलब क्या है, ए वाले पार्ट को सबसे पहले आना पड़ेगा, ए वाले पार्ट को सबसे पहले आना पड़ेगा, तभी जितनी भी आगे की इंफॉर्मेशन होगी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब क्या है, ए को पहले आना पड़ेगा बी से, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इंटीग्रेशन नाउन है ना, पास में आईओएन लग रहा है, नाउन सिंगुलर नाउन है। चलो अब मेरे पास ये दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, इनको चेक कर लेते हैं। ए बी डी सी को चेक करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स एंड कम्युनिटी रेजिलियंस बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए और सोसाइटी की तैयारी को करने के लिए। ए बी डी सी सही था, ए बी डी सी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ए बी डी सी का सीक्वेंस बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस प्रॉब्लम थी इस ई की, इस ई को कहां लगाना है, ई को बीच में लगाना है, ई को लास्ट में लगाना है। अब तो आपने पढ़ा तो ई आपको क्या दिख रहा है, थ्रू से स्टार्ट हो रहा है, अलोंग साइड से स्टार्ट हो रहा है, विद से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी ई होगा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को कहां लगाओगे, ये जो वर्ब थी इससे पहले लगाओगे, मतलब ई जो है, ये जो वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट्स इससे पहले आएगा, इसका मतलब ई लास्ट में तो आ ही नहीं सकता, ई कहां आएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वर्ब से कहीं ना कहीं तो पहले आएगा, लास्ट में तो नहीं आ सकता। तो ये इस तरीके से एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या निकला, आंसर इज सी। समझ आया सभी को? मैम दिमाग घूमेगा भी, दिमाग स्टार्टिंग में बहुत घूमेगा, इस स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस में घूमता ही रहेगा, अगले 5 में थोड़ा सेटल हो गया। चलो अगला दिख रहा है, पहले अरेंज करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है, जो कोडेड फॉर्म में है, एनकोडेड है, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटीज। इतनी जल्दी आंसर मत दो, इतनी जल्दी आंसर नहीं दे पाओगे, बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं, इतनी जल्दी आंसर, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है ये, 1 मिनट में आराम से पढ़ के आंसर देना है, इतनी जल्दी आंसर नहीं दे सकते इन क्वेश्चंस का। द डायनामिक इवोल्यूशन, डायनामिक मींस जो बदल रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो में बदलाव आ रहा है, उसके अंदर जो ये सिस्टम आ रहा है, फाइनेंस हो रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ रहा है, डेटा इंटीग्रिटी पैराडिग्म, डेटा इंटीग्रिटी ये रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं। चलो अरेंज करते हैं। पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है, डायनामिक इवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके साथ क्या क्या आ रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, फंक्शनैलिटीज आ रही हैं, ये आ रहा है, तो बी और ए का पेयर समझ में आ रहा है? कितने लोगों को बी और ए का पेयर समझ में आ रहा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम आ गया, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आ गए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली फंक्शनैलिटीज आ गई। ये तीनों फंक्शनैलिटीज थी, पहली फंक्शनैलिटी ये थी, दूसरी फंक्शनैलिटी ये थी और तीसरी फंक्शनैलिटी ये थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये तीनों फंक्शंस अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो बी और ए का पेयर बन रहा है, तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। चलो आगे देखते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ई को तुम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ई तो ब्लैंक है, पता नहीं चलेगा ई कहां है। इन दोनों को देखते हैं, डीसी लग रहा है या सीडी लग रहा है। रिवोल्यूशनाइजिंग फाइनेंस, फाइनेंस को रिवोल्यूशनाइज किया जा रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया जा रहा है, और अच्छा एंड लिखा हुआ है, इसमें तो हेल्प कर दी, कहां किसने हेल्प करी, एंड ने हेल्प कर दी, इसमें तो बहुत दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, कॉमा और फिर एंड। इसका मतलब क्या है, एक पेयर क्या बना, सी और डी का बना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो अब क्या बना, बी ए ई सी डी बना। अब आइडेंटिफाई करना है ई कौन सा होगा। चलो बी ए ई सी डी है, आइडेंटिफाई करते हैं ई में क्या आएगा। इसको ना थोड़ा बहुत उससे करने की कोशिश करते हैं, क्या बनाता हमारा बी ए, ग्रामर से करने की कोशिश करते हैं। जो बदलाव आ रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, इसके अंदर ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज आ रही है, ये बदलाव जो आ रहा है, ये बदलाव क्या कर रहा है, ये तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म से था, तो ये तो पूरी पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कॉमा कॉमा के बीच में थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इवोल्यूशन जो हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये बदलाव कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ये आएगा।
चलो अब तीनों को पढ़ो, एक तो कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा वाला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो आइडेंटिफाई करो। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहां से आ गई, अभी तो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चलो ये तो नहीं हो सकता। होल्स ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल, उसके अंदर बहुत बड़ा एक पावर है सारे सेक्टर्स में, फाइनेंस वाले सेक्टर में भी पावर है, सप्लाई चेन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेटा इंटीग्रिटी पैराडिग्म्स, डेटा को कंबाइन करना, उसको माइन करने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है उसके अंदर। चलो डी लग रहा है। रीडिफाइन, ये दोबारा से डेफिनेशन दे रहा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो पुराने नजरिए थे, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसे आ गए, पुराने नजरियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत चेंजेस लेके आ रहे हैं ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट्स हैं उसमें क्या कर रहा है, ये उस चीज को पूरा का पूरा रिडिफाइन कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, हम यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव किसी के नजरिए की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक्चुअल में चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट, ओनली। रीडिफाइन का मतलब होता है किसी चीज को फिर से दोबारा एक डेफिनेशन देना, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफाइन करना। हिस्टोरिकल वर्ड का मीनिंग क्या, पुराने जो पर्सपेक्टिव थे, पुराना जो नजरिया था लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अच्छा एक और चीज और, तो ये भी समझ में आ रहा था, ये जो है रिवोल्यूशनाइजिंग फाइनेंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अलग अलग सेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, तो इससे पहले अगर किसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उससे पहले उन सेक्टर्स के बारे में बात होनी चाहिए थी, और सेक्टर्स की बात कहां हुई है, सेक्टर्स की बात बी में हो रही है, तो आंसर इज व्हाट, ओनली बी। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है, तरीके से परफेक्ट मॉडल किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं पैराडिग्म, किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल मॉडल, दैट इज पैराडिग्म। आगे बढ़, 6 क्वेश्चन हमने साथ में किए हैं, अब अगले 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे पोल फॉर्मेट में। तैयार? मैम बी डी क्यों नहीं, कपल्ड विद इट्स डिसेंट्रलाइज्ड लेजर फंक्शनैलिटी है बेटा, ये तो इसके आगे कोई फंक्शन बताना पड़ेगा, ये एक पूरा पूरा सेक्टर है, ये पूरा पूरा एरिया है जहां पे काम हो रहा है, तो फंक्शन के साथ फंक्शन होगा, सेक्टर के साथ सेक्टर होगा, इसको ऐसे भी समझ सकते थे, ये तीनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फंक्शंस थे, तो फंक्शंस को कनेक्ट करोगे, ये तीनों अलग अलग सेक्टर्स थे, सेक्टर्स को कनेक्ट करोगे, इसका मतलब बी और ए का पेयर था, सी और डी का पेयर था। चलो तो मैं 6 क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स में, ओवरऑल 6 कर लिए, अब 4 और करेंगे ऐसे, मतलब 2 क्वेश्चंस और करेंगे ऐसे, रेडी? चलो टाइम आपको सफिशिएंट मिलेगा, डोंट वरी, पूरा 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, ऑल द बेस्ट। करो आइडेंटिफाई। मुझे कोई भी पेयर बता दो, मैं चैट ऑफ नहीं कर रही, चैट ऑफ नहीं कर रही, अभी इतना कंफर्टेबल हुई नहीं वहां पे स्टार्टिंग के साथ, कोई भी पेयर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और मुझे कोई पेयर बना, अब बर्जियोनिंग मींस बढ़ती हुई, ग्लोबल पॉपुलेशन, दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है, अमिट्स बीचों बीच रैपिड, बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों में कन्वर्ट होते आ रहा है, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा होता जा रहा है, एंड द न्यूएंस मींस हल्का फुल्का सा, स्लाइट, जो इंटरप्ले है, जो एक तरीके से कनेक्शन है, इंटरप्ले मींस कनेक्शन है, अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव्स के बीच में, जो शहरों की प्लानिंग है उनके इनिशिएटिव्स के बीच में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो सस्टेनेबल चलता रहे, इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, शहरों की जिंदगी अच्छी हो जाए फॉर उनके लिए। चलो अब देखते हैं, कुछ कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा भाई। अच्छा जिंदगी किसके लिए अच्छी हो, ई का कॉम्बिनेशन बताओ किसके साथ होगा, जिंदगी किसके लिए अच्छी हो, लोगों के लिए अच्छी हो जिंदगी, तो लोगों के बारे में कहां दिया हुआ है, पॉपुलेशन की, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जिंदगी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, तो ई और डी लग रहा है अभी, हो सकता है ई और ए भी हो, क्योंकि ए तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो हो सकता है ई और ए भी हो, बट ई का किसी और के साथ तो नहीं हो सकता। चलो तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट, आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड, और बताओ ऑप्टिमाइजिंग एंड आगे क्या आएगा, ऑप्टिमाइजिंग एंड पार्ट ऑफ सी से V1 प्लस ING आएगा मैम, एंड एनहांसिंग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा हो और जिंदगी अच्छी हो जाए, तो एक लग रहा है सी और ई हो सकता है ना, सी और ई हो सकता है, हमें ए पता नहीं, हो सकता है सी और ए भी हो, हमें पता नहीं है ए में क्या आएगा, तो हो सकता है सी और ए भी हो, तो आप कुछ और ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलो या तो ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे, चलो देखते हैं, इसमें सी और ए है और ई और बी है, इसमें सी और ई है, ई और ए है, 3 ऑप्शंस बचे हैं, अब क्या करें, ई और ए, अच्छा ये वाला ऑप्शन भी तो एलिमिनेट हो गया ना, नहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, ई और बी होगा, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक किया हमने, एक मिनट कुछ गड़बड़ करी हमने, एक बार फिर से करते हैं इसको। एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये बना था, इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ फॉर द पॉपुलेशन, जिंदगी किसकी, लोगों की,
तो एक कॉम्बिनेशन हमारा बना था ई और बी का, ठीक है। मुझे पता नहीं था ए में क्या आएगा, तो हो सकता है ई और ए बी हो, बट हमारा जो कॉम्बिनेशन बना है वो बना ई और बी का। एक कॉम्बिनेशन बना था ऑप्टिमाइजिंग एंड इनहैंसिंग, ऑप्टिमाइज करेंगे और क्या करेंगे, इनहैंस करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन बना था हमारा सी और ई का। अब मुझे पता नहीं ए में क्या आएगा, तो हो सकता है सी और ए बी हो, बट अभी के जो हमारे कॉम्बिनेशंस बने हैं वो ई और बी बने और सी और ई बने। अभी ए वाला कुछ पता नहीं क्या आएगा वहां पे, तो अभी इस बेसिस पे एलिमिनेट करते हैं। ई और बी, इसमें ई और ए है और सी और ई बी है, इसमें ई और बी है और सी और ई बी है, इसमें सी और ए भी नहीं है, सी और ई बी नहीं है, इसमें सी और ए है और ई और बी है, हो सकता है इसमें सी और ए भी नहीं है और ई और बी भी नहीं है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हुए हमारे दो। चलो मैम ए लास्ट नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन लगा हुआ है, बट ना ये वाला ना यूज मत करो, क्योंकि एग्जाम्स में ना कभी कभी कंफ्यूजन मार्क आते हैं, कभी कभी नहीं आते, तो कंफ्यूजन मार्क्स की हेल्प ना कम से कम लेनी चाहिए। तो इस बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर रहे। मैम बी लास्ट नहीं हो सकता, हो सकता है बी लास्ट हो सकता है, ए भी लास्ट हो सकता है, बी भी लास्ट हो सकता है, मैं नहीं पता। अब चेक करते हैं, इनको फिर से चेक करना पड़ेगा। बी डी सी ए को चेक करते हैं। एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन के बीच में द न्यूएस्ट, नाउन के बाद तो कभी आर्टिकल आता नहीं है, नाउन के बाद तो आर्टिकल आता नहीं, नाउन से पहले आता है आर्टिकल, इसका मतलब बी और डी का पेयर तो नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। चलो इसको चेक करते हैं। अब ये तो सेम ही है, बी और डी तो सेम ही है लगभग, डी डी है, ई बी ई बी है, बस ए और सी और सी और ए, बस इन वाली दो पोजीशंस में फर्क है, बाकी सब तो सेम ही है। चलो देखते हैं द नुआंस्ड इंटरप्ले, जो बहुत हल्का सा कनेक्शन है अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव्स में जो हम कदम उठा रहे हैं उनमें, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इस डेवलपमेंट में फिर क्या करें, सी। अच्छा क्या डी और सी का पेयर हो सकता है? हल्का सा फर्क है इसमें ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन में डी और सी का तो पेयर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अर्बन प्लानिंग को लेके इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, चलो बना लेते हैं। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हो सकता है अगर हम इसको एडजेक्टिव मान लेते हैं। चलो डी सी ए, फिर ए में कुछ आएगा, फिर ई इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, नहीं समझ आएगा ऐसे, पहले ब्लैंक को ही फिल करना पड़ेगा कि सीए होगा या ईसी होगा, पहले फिलर को फिल करना पड़ेगा तब समझ आएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या था, डी या तो ए सी ई बी होगा या फिर डी सी ए ई बी होगा। अब ब्लैंक को फिल करके देखना पड़ेगा कि एसी होगा या सीए होगा। चलो पहले इस वाले को चेक करते हैं। द न्यूआंस्ड इंटरप्ले, जो हल्का फुल्का सा कनेक्शन है अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव्स में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज में, ये पाइवोटल है, इंपॉर्टेंट है। हल्का फुल्का सा डिफरेंस है इसमें एंड कुछ आएगा, चलो ये सही हो गया। ये जो हल्का फुल्का सा डिफरेंस है रिवोल्यूशनाइज करता है, नहीं वर्ब तो डायरेक्टली लगा नहीं सकते, पहले एंड लिखना पड़ेगा तब वर्ब आएगी। कॉमा कॉमा तो पहले एंड लिखोगे ना, दो चीजों को अलग अलग करना है, बिटवीन लिखा हुआ है तो बिटवीन के आगे तो एंड लिखना कंपलसरी होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलो हम मतलब इसका आंसर ओनली ए है, अब आंसर निकल जाएगा। अब देखो डीएसी होगा या डीसीए होगा, तो हल्का फुल्का सा डिफरेंस है अर्बन प्लानिंग इनिशिएटिव्स में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और इसमें ये इंपॉर्टेंट मतलब डी और ए का पेयर। तो आंसर इज बी, नॉट बी। समझ आया कैसे किया? हाय मैम इतना टफ, तभी बात समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ये वाला पेयर तो क्लियर था, इजी था, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ फॉर द बर्जनिंग ग्लोबल पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन के लिए। ई और बी का पेयर सबसे इजी था। इसके अलावा एक पेयर ये था, कौन सा था पेयर, और जो हमने एक और पेयर बनाया था, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड एनहांसिंग, एक पेयर ये क्लियर था, सी और ई का। ई और बी था, सी और ई था। ए में कुछ भी हो सकता था, हमें पता नहीं था, तो हो सकता था ई के साथ ए का हो या सी के साथ ए का हो, कुछ भी हो सकता था। ए का कॉम्बिनेशन ए हमें पता नहीं था क्या आएगा, तो हमने ये दोनों पेयर्स को बना लिए थे। इसके बेसिस पे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हुए? अच्छा सी ई है, ई बी है, तो एक कॉम्बिनेशन तो हो सकता है सी ई बी हो, इन दोनों को ऐड कर तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, सी ई बी हो, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये था इजी तरीका इसको करने का। लेकिन इस तरीके में गड़बड़ थी, इस तरीके में गड़बड़ क्या थी, इस तरीके में गड़बड़ थी, ए कहीं भी आ सकता था, ए का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए हमको पहले ए को फिल करना पड़ा, इसलिए हमको पहले ए को फिल करना पड़ा। ए फिल हो गया आराम से कि ये जो कनेक्शन है इसके इसके और इसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब क्या, डी और ए का पेयर बन गया। बड़े आगे मैम ये लेवल 3 लग रहा है आज, ये लेवल 2 नहीं लग रहा। चलो नेक्स्ट बताओ। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो मुझे लगेगा कि आपको 50% समझ में आ गया। लेट्स सी वाला क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं, मुझे कोई एक पेयर बताओ। ये तो इजी लग रहा है। द कन्वर्जेंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स जो मिल गई हैं इतने ज्यादा डेटा सेट्स के साथ, कन्वर्जन सब्जेक्ट है तो इसकी कहीं ना कहीं कोई वर्ब होगी, इसकी वर्ब ये रही हैज प्रोपेल्ड, इसने बढ़ाया है, तो ए और बी का पेयर लग रहा है। ऐसी अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले कभी नहीं हुई, तो इतनी ऊंचाई पे पहले कभी नहीं पहुंचे, ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है, तो बी और सी का पेयर लग रहा है। ए और बी लग रहा है, बी और सी लग रहा है, तो ए बी सी लग रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचान पा रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। चलो इसका आंसर दो। आंसर दिस एवरीवन नाउ।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा रही है बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है, हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, लैंग्वेज को प्रोसेस कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सभी इंडस्ट्रीज की ओवरऑल बात कर रहे हैं। पुरानी नजरियों को बढ़ा रहा है, कोई सेंस नहीं, पुरानी नजरियों को बढ़ा रहा है, नजरियों को ऑगमेंट कर रहा है, ऑगमेंट मींस इंक्रीज करना नहीं। हाँ, जो पूरी टेक्नोलॉजी है, उसका जो लैंडस्केप, उसका जो पूरा का पूरा जो एरिया है, उसको रीशेप कर रहा है, उसको एक नई शेप दे रहा है। बिल्कुल, आंसर इज ओनली सी। मजा आया इस पैटर्न में सभी को? चलो, अब ये 10 सवाल हमने साथ मिलजुल के किए हैं, जहां पे मैंने भी आपकी मदद की है, आपने भी मेरी मदद की है, और हम आंसर तक पहुंचे हैं, और आपके सहपाठियों ने भी आपकी मदद की है, क्योंकि चैट ऑन थी। अब क्या होने वाला है? अब चैट ऑफ होने वाली है और निमिषा मैम म्यूट होने वाली है। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपका टर्न है। तैयार? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। कितने लोगों का ठीक निकला? चलो ट्राई करते हैं। पेडागोजिकल अप्रोचेस, पेडागोजिकल का मतलब क्या होता है? टीचिंग। टीचिंग की अप्रोचेस, अडैप्टिव करिकुलम जो अपने आप को अडैप्ट कर सके, ढाल सके, एंड चलो नेसेसिटेट्स, ये जरूरी बनाता है, ना केवल इंटीग्रेशन हो, इनोवेटिव। इनोवेटिव क्या हो? इनोवेटिव टीचिंग की अप्रोच हो, इनोवेटिव तरीके से टीचिंग की जाए। तो अभी एक पेयर जो लग रहा है वो सी और ए का लग रहा है। कोई परेशानी किसी को? चलो, सी और ए का पेयर लग रहा है अभी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें क्या गड़बड़ की आप लोगों ने? चलो, तो इनोवेटिव तरीका हो पढ़ाने का, अडैप्टिव करिकुलम डिजाइन हो, अच्छे अच्छे करिकुलम डिजाइन हो, और क्या हो? एंड ए तो बन गया, एंड इन तो नहीं हो सकता, ए और डी तो नहीं हो सकता, एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हो, तो अभी तो ए और ई भी लग रहा है। बट ऑल्सो अब इसको आंसर मिल गया, डी सी ए बी। अभी बस पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। हमने सी और ई का बना दिया, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स। बट क्या सोच के सी और ई का बनाया? महापापी बोलूंगी मैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, इंटीग्रेशन होता है तो दो चीजें तो होती है मिलाने के लिए। मैम हमने, आप समझते थोड़ी ना, हमने तो नॉट ओनली देखा बट ऑल्सो देखा, काम खत्म। हमने इसको पढ़ा ही नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए मिलाने के लिए। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो दो चीजों को तो मिलाओगे, एक चीज को कैसे मिलाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ दिस के बाद बट ऑल्सो कैसे आ सकता है? मिक्सचर तो बनाओगे इंटीग्रेशन के लिए, तो कम से कम दो या तीन चीजें तो होनी चाहिए मिलाने के लिए। कैसे बनाया सी और ई का पेयर? एक चीज को कैसे मिलाओगे? क्या समझ में आई अपनी मिस्टेक सभी को? चलो अब इसको ट्राई कर लेते हैं। DCAEB, एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप में, कॉन्स्टेंटली बदलते हुए एनवायरमेंट में, द री इमेजिनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को दोबारा से इमेजिन करना। डी के बाद सी, ये जरूरी बनाता है कि ना केवल हम सारी अप्रोचेस को, करिकुलम को और प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करें, बल्कि हम एक शिफ्ट भी लेके आए, एज जैसे कि चलो शिफ्ट लेके आए तो आगे क्या होगा? रिग्रेशन पीछे की तरफ जाए। हमें इंटरैक्टिव लर्निंग को रोकना है? नहीं, रोकना नहीं है। हमें इंटरैक्टिव लर्निंग को रोकना नहीं है, हमें रेजिस्ट नहीं करना, खिलाफ नहीं होना है। हमें क्या पुराने वाले मॉडल्स को रीइंफोर्स करना है? स्टैंडर्डाइज मॉडल्स एक ही जगह सब जगह मॉडल होने, हमें तो अडैप्टिव मॉडल्स को लेके आने हैं, वो मॉडल्स जो अडैप्ट करें, अपने आप को ढाल लें। तो ये भी उल्टा हो गया। हमें ऐसे मॉडल्स बनाने जो क्रिएटिविटी का गला घोट दे। क्या हमें ऐसे मॉडल्स बनाने जो क्रिएटिविटी का गला घोट दे? क्या हमें ऐसे मॉडल्स बनाने जो लोगों की नीड्स को ही एड्रेस ना कर पाए, फेल हो जाए? नहीं। हमें कैसी चीजें बनानी है जिससे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग पे कल्टिवेट कर सके, लोगों के अंदर रीजनिंग आए, लोगों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आए, लॉजिकल स्किल्स आए, क्रिएटिविटी आए, इमोशनल इंटेलिजेंस आए, जिससे वो तैयार हो जाए एक मल्टीफेसेटेड, बहुत सारे पहलुओं वाली एक ग्लोबलाइज सोसाइटी के लिए। बिल्कुल सही है, आंसर इज ओनली सी। मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम प्लेटफॉर्म्स प्लूरल, हम प्लेटफॉर्म्स को किसके साथ इंटीग्रेट करना है? अच्छी टीचिंग क्या है? जहां पे टीचिंग का अप्रोच भी बहुत अच्छा हो, टीचिंग का सिलेबस भी बहुत अच्छा हो और टीचिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत अच्छा हो। तीनों चीजें अच्छी होगी तभी तो आप लोग अच्छे समझ पाओगे। जिस एप्लीकेशन पे आपकी क्लास हो रही है वो भी अच्छी है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी अच्छा है, जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है वो भी अच्छा है। तो तीनों चीजों का इंटीग्रेशन करना इज द न्यू वे ऑफ टीचिंग। चलो नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट अगेन। हाँ जी, कितने लोगों का ठीक निकला? चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। चलो समझते हैं। बट आई एम हैप्पी बहुत सारे लोगों को पैटर्न में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आ गया है। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स, मिलजुल के पार्टनरशिप्स की जाए बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में, एज वेल एज और साथ में आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। आर्टिकल के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। तो एज नहीं हो सकता, मतलब ए और डी का पेयर नहीं हो सकता। मिटिगेट वर्ब है, ए और ई का पेयर नहीं हो सकता। तो ए और डी का पेयर नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। ए और ई का पेयर नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। ए लास्ट में नहीं आ सकता, कभी भी आर्टिकल से एंड नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। तो चलो, या तो ए और सी का पेयर होगा या ए और डी का पेयर होगा। आगे देखते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, डी ए सी ई डी को चेक कर लेते हैं। एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स, जैसे दुनिया लड़ रही है विद प्रेसिंग मींस अर्जेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस से, एक मिलजुल के ग्लोबल एफर्ट जिसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स भी हो, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स हो इनके बीच में, और साथ ही साथ एज वेल एज अ प्रोफाउंड शिफ्ट, एक बहुत गहरा शिफ्ट हो सोसाइटल बिहेवियर्स में, सोसाइटी के बिहेवियर्स में, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता बन चुका है। टू किसके लिए? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी और ई का पेयर भी है। टू मिटिगेट, टू एज नहीं हो सकता, सी और डी का पेयर नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज व्हाट? बी, डी ए सी ई एंड बी। चलो अब इसको ट्राई करते हैं। क्या बना था हमारा? डी ए सी ई और बी बना था। तो ई वाले को देखते हैं। क्लाइमेट चेंज को हमें कम करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपने प्लैनेट को बचाना है प्रेजेंट जनरेशन के लिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना है? बचाना है प्लैनेट को। आगे देखते हैं। इनकैप्सुलेटिंग, हमें सब कुछ कवर करना है कि कितनी ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अर्जेंसी है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप को लेकर, मतलब एनवायरमेंट को हमें किस तरीके से लीड करना है, उस जिम्मेदारी को हमें समझना है। चलो मैच हो गया। एज अ डिसरिगार्डेड एस्पेक्ट, कोई चीज डिसरिगार्डेड है। क्या चीज डिसरिगार्डेड है? कौन सी चीज इसको हम रिगार्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कोई चीज मेंशन ही नहीं होनी, या तो स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो ये तो नहीं होता। एज अ स्टैंड अलोन सोल्यूशन, ये एक स्टैंड अलोन सोल्यूशन है, बिना इस चीज को समझे हुए, बिना इस चीज को समझे हुए स्टैंड अलोन सोल्यूशन है। यहाँ तो कुछ सोल्यूशन है, लेकिन बिना इस चीज को समझे हुए बुराई तो हम कर ही नहीं रहे। यहाँ पे तुम कह रहे हैं कि हमारी अप्रोच को लिमिट लग रही है, हम उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा, तो ये भी नेगेटिव तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर वाज ओनली इनकैप्सुलेट, कवर कर देंगे, इसको पूरी तरीके से ढक लेना, उसको मतलब इनकैप्सुलेट करना। आखिरी सवाल के लिए तैयार? चलो ऑल द बेस्ट।
हाँ जी, कितने लोगों का ठीक निकला? क्या इस पैटर्न में कंफर्ट लेवल थोड़ा सा आया? यस, चलो जिन लोगों को नहीं आया और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। इन द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पे बाउंड्रीज फेड हो रही है और कनेक्शंस कुछ हो रहे हैं, बाउंड्रीज फेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कनेक्शंस के आगे भी क्या आएगा? बाउंड्रीज फेड हो रही है, कनेक्शन के आगे भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कनेक्शन, कम्युनिटी नहीं, कनेक्शंस एंड नहीं, कनेक्शंस शेप कर रहे हैं। इसका मतलब बी और ई का पेयर लग रहा था, बी और ई का पेयर लग रहा था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, बीईएडीसी को। तो कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ग्लोबलाइजेशन, बाउंड्रीज खत्म होती जा रही है, कनेक्शंस जो है वो हमारे पूरे एनवायरमेंट को शेप कर रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अभी नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है और ये जो जर्नी है चैलेंज कर रही है कि हम ऑनर करें अलग अलग आइडेंटिटीज को और साथ के साथ हमें ग्लोबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें, वो कम्युनिटी जो किसमें जिसका बेस है आपस में रिस्पेक्ट करने में, कोऑपरेशन करने में, साथ मिलजुल के प्रोग्रेस करने में। मैंने ग्लोबल कम्युनिटी का भी एक हमने कॉम्बिनेशन बना दिया था, डी और सी का भी पेयर बना दिया था। तो डी और सी का पेयर था, बी और ई का पेयर था। इस बेसिस पे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कौन से कर सकते हैं क्या? हम सब लोगों को मिलजुल के बात रहने की बात कर रहे हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सब लोग कोऑपरेट करें, सब मिलजुल के प्रोग्रेस करें। तो भी हम सब लोग मिलजुल के रहने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम डिवाइडेड दुनिया की बात कर रहे हैं? क्या हम आइसोलेटेड बटी हुई दुनिया की, अकेले रहने वाली दुनिया की बात कर रहे हैं, या फिर हम यूनिफाइड दुनिया की बात कर रहे हैं? हम यूनिफाइड दुनिया की बात कर रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल के रहें। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और बाकी सब तो सेम ही था। कल्चरल एक्सचेंज, जो कल्चर आपस में बातचीत करें, एक्सचेंज करें, मतलब अपनी चीजों को शेयर करें। टेक्नोलॉजिकल ब्लेंडिंग, और टेक्नोलॉजी आपस में ब्लेंड मिक्स हो जाए, और ये सब हमें प्रोपेल करे। प्रोपेल मींस मोटिवेट करे, किस चीज की तरफ हमें एनकरेज करे? एक मोर यूनिफाइड वर्ल्ड, एक और ही ज्यादा साथ रहने वाली दुनिया की तरफ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली सी। समझ आया सभी को? एनी प्रॉब्लम्स, एनीवन? मजा आया आज के सेशन में? तो जिन बच्चों की भी स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, परफेक्शन की, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है या फोर्थ क्लास है, अभी आप लोगों के सर से ऐसे जाएगा। और ये सबके साथ हो रहा है, ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है जिन बच्चों की स्टार्टिंग की क्लासेस है। जरूरत क्या है? रेगुलरिटी। स्टार्टिंग के 7 दिन वाला फेस पार कर लो। स्टार्टिंग के 7 डेज ऐसा ही लगेगा कि छोड़ दो यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब आपने स्टार्टिंग के 7 डेज वाला फेस पास कर लिया तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्शन की खासियत ये है कि स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आना, सब कुछ ऐसा लगता है ऊपर से जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं रूल्स रेगुलेशन से पढ़ाऊं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये बात मैंने बहुत पहले भी कही, आज फिर से बता रही हूँ। जब आपके मम्मी पापा ने आपको आपकी मदर टंग सिखाई होगी, हिंदी सिखाई होगी, तो तब जब वो आपसे बात करते थे सब कुछ ऊपर से जाता था, तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि बोल क्या रहे हैं। बंगाली सिखाई होगी, हिंदी सिखाई होगी, कुछ भी समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं भाई, सब कुछ ऊपर से आता था। लेकिन फिर भी वो आपसे बात करते रहते थे, फिर भी आप उनकी बातें सुनते रहते थे। फिर धीरे धीरे करके क्या वो समझ में आने लगा, फिर धीरे धीरे करके क्या हो गया, लैंग्वेज में आपकी कमांड बनने लगी। तो लैंग्वेज सीखने का यही तरीका होता है। स्टार्टिंग में लगेगा सब कुछ ऊपर से जा रहा है, बट जैसे जितना आप उस लैंग्वेज को फेस करोगे, जितना उस लैंग्वेज को सुनोगे, जितना उस लैंग्वेज को पढ़ोगे, जितना उसको अपने सामने फेस करोगे, उतनी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो परफेक्शन का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कोई सब्जेक्ट से नहीं सीखते हैं, हम इसको एक लैंग्वेज की तरह सीखते हैं। लैंग्वेज की तरह सीखते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी पेपर दोगे परफेक्शन के बाद आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका इस लैंग्वेज पे कमांड बनेगा। यस, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने फ्रेज अरेंजमेंट का टाइप 2 किया है। थर्सडे वाली क्लास में हम इसका टाइप 3 करेंगे, जहां पे हम इसको पैराजंबल के साथ और फिलर के साथ, मतलब अभी हमने किया फिलर और फ्रेज अरेंजमेंट, अब हम क्या करेंगे? पैराजंबल, फिलर और फ्रेज अरेंजमेंट। पहले फर्स्ट पैटर्न किया, फिर इन दोनों को मिला के टाइप 2 बनाया, अब इन तीनों को मिला के टाइप 3 बनाएंगे, जिसको हम थर्सडे वाली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर, कल वेंसडे का यूट्यूब पे क्लास है। कल हम एसबीआई क्लर्क मेंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। याद है सभी को? लास्ट वेंसडे हमने एसबीआई क्लर्क मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 1 किया था। कल की क्लास में हम एसबीआई क्लर्क मेंस वाले पेपर का पार्ट 2 करेंगे वेंसडे को। फ्राइडे को हम एसबीआई पीओ मेंस का पार्ट 2 करेंगे। तो पिछले फ्राइडे हमने एसबीआई पीओ मेंस का पार्ट 1 किया था, तो इस फ्राइडे हम एसबीआई पीओ मेंस का पार्ट 2 करेंगे, और वेंसडे को हम एसबीआई क्लर्क मेंस का पार्ट 2 करेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हर हफ्ते कम से कम एक पेपर या 2 पेपर तो करवाऊं ही करवाऊं। तो इसलिए वेंसडे और फ्राइडे का डे हमने डिसाइड किया हुआ है। वेंसडे को हम मेमोरी बेस्ड करेंगे और फ्राइडे को हम पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। बेटा आशीष सभी क्लासेस 4 दिसंबर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगी।